मुझे डीएम, कलेक्टर इनके बारे में पता था, लेकिन मुझे लगता था कि जैसे इंजीनियर बनने के लिए बीटेक होता है, उसी तरह से ये बनने के लिए भी कोई स्पेशलाइज़्ड कोर्स होता होगा। मेरे आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है, वो बहुत कमज़ोर थी। ज्योग्राफ़ी जो मेरा ऑप्शनल था, उसके लिए अच्छा कोई मटेरियल मुझे नहीं मिला। 7 साल के संघर्ष के बाद आखिरकार वो 23 मई को वो दिन आया। मैं लगभग सुन्न रह गया था। मुझे कुछ फ़ील ही नहीं हो रहा था कि क्या रिएक्शन किया जाए। नमस्कार एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रद्युम्न सिंह यादव है। मैंने सिविल सेवा परीक्षा 2022 में 318 रैंक अर्जित करी है। मैं अलवर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी, अगर फैमिली बैकग्राउंड के मैं बारे में बात करूँ, तो पिताजी लेक्चरर हैं। मेरी स्कूली शिक्षा मेरे होम टाउन से हुई है। उसके बाद मैंने 2012 से 2016 के बीच आईआईटी कानपुर से एरोस्पेस में बीटेक की डिग्री हासिल करी है। तत्पश्चात मैंने अपनी जो यूपीएससी की तैयारी की जो जर्नी है, वो शुरू करी थी, जो लगभग 7 साल चली। तो जो मेरी जर्नी है, वो 5 असफलताओं और 1 सफलता से मिलकर बनी हुई है। तो हम उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। अगर देखा जाए तो जनरली जो लोग तैयारी शुरू करते हैं, उनके दिल में मोटिवेशन पहले आता है, सिविल सर्वेंट बनने का, ट्रिगर पॉइंट बाद में आता है। मेरे में ट्रिगर पॉइंट पहले आया, मोटिवेशन धीरे-धीरे मैंने गैदर किया। और ये ट्रिगर पॉइंट आया जब मैं कॉलेज में था, सेकंड ईयर मेरा कंप्लीट हो गया था। उस समय जो 2013 के टॉपर थे गौरव अग्रवाल, वो एक्चुअली मेरी ही कॉलेज और मेरे हॉस्टल से थे। वो आए, तो तब मुझे पता लगा कि आईएएस, आईपीएस भी होते हैं। मुझे डीएम, कलेक्टर इनके बारे में पता था, लेकिन तब तक मुझे लगता था कि जैसे इंजीनियर बनने के लिए बीटेक होता है, उसी तरह से ये बनने के लिए भी कोई स्पेशलाइज़्ड कोर्स होता होगा। लेकिन जब गौरव अग्रवाल जी टॉप किया उन्होंने, तब मुझे इस प्रोसेस के बारे में पता लगा, यूपीएससी के बारे में पता लगा। तभी से मैंने विचार बनाया कि इसको भी एक अल्टरनेटिव करियर ऑप्शन के रूप में सोचा जा सकता है। फिर धीरे-धीरे मैंने इन्फॉर्मेशन और गैदर करी, पता लगा क्या-क्या स्कोप है, हम क्या-क्या सोसाइटी के लिए कर सकते हैं, इसकी सोशल प्रेस्टीज भी थी। तो अच्छा करियर प्रोग्रेशन है, डाइवर्सिटी है, सारी चीज़ें देखकर फिर मुझे लगा कि ठीक है, मैं अब सिविल सर्विसेज़ की ही तैयारी करूँगा। फिर मैंने इस बारे में अपने प्रोफ़ेसर से बात करी। उन्होंने मना किया था, वो चाहते थे कि मैं टेक्निकल लाइन में ही जाऊँ, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर जाना ही है तो अभी जो 2 साल बाकी हैं कॉलेज के, उन्हें अच्छे से अपनी जो टेक्निकल नॉलेज है उसको बढ़ाने में ही दो। ऐसा नहीं कि अपना एरोस्पेस छोड़ के सिविल सर्विसेज़ की तैयारी में लग जाओ। तो मैंने अपना कॉलेज का पूरा टाइम अपनी एरोस्पेस इंजीनियरिंग को ही दिया। उसके बाद मैं तैयारी करने के लिए दिल्ली में मुखर्जी नगर में आया और मैंने एक कोचिंग संस्थान को जॉइन किया यहाँ। फिर लगभग 1 डेढ़ साल में मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया। पहला अटेम्प्ट मैंने 2017 का दिया। मैंने अपना ज्योग्राफ़ी ऑप्शनल चूज़ किया था और 2017 में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था, क्योंकि मैंने सिलेबस को अच्छे से नहीं पढ़ा और उतना सीरियसली नहीं लिया अटेम्प्ट को। इसके बाद फिर मैंने प्रीलिम्स के बारे में अच्छे से तैयारी करी, सारे सिलेबस को कंप्लीट किया, एनालाइज़ किया पूरा पैटर्न, और उसके बाद 18 से और लगातार 22 तक कभी मेरा प्रीलिम्स नहीं रुका। सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में मेरा मेंस नहीं क्वालीफाई हो पाया था। उसका मेन कारण ये था कि मेरे आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है, वो बहुत कमज़ोर थी। मेरे नोट्स भी तैयार नहीं थे और ख़ासकर ज्योग्राफ़ी जो मेरा ऑप्शनल था, उसके लिए अच्छा कोई मटेरियल मुझे नहीं मिला और ना ही उसके मैं अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर पाया। अगर इस दौरान एक जो सोशल प्रेशर जो हर कैंडिडेट, हर एस्पिरेंट के ऊपर आता है, वो मेरे ऊपर भी आने लगा था। लेकिन मेरी फैमिली का हमेशा से सपोर्ट था। उन्होंने बोला कि अगर ये तुम्हारा टारगेट है, तो जब तक ये प्राप्त ना हो जाए तब तक प्रयास करो, हम पूरी तरह से तुम्हारा समर्थन करेंगे। उसके अलावा मेरा जो मुखर्जी नगर में जो पीयर ग्रुप था, वो बहुत अच्छा था। आज उसमें अधिकांश सभी लोग सेलेक्ट हो चुके हैं और तो उनकी सफलताओं को देखकर मैं मोटिवेट होता था। उनसे सहायता मिलती थी कि किस तरह से हमें इम्प्रूवमेंट करना है, और हर स्टेज पर मैंने कुछ न कुछ इम्प्रूव किया। यही मेरे लिए मोटिवेशन रहा कि अंत में वो स्टेज आएगी जब मैं क्वालीफ़ाई कर जाऊँगा। फिर इसके बाद चौथे और 5वें अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया, लेकिन दोनों बार इंटरव्यू में मेरे कम मार्क्स रहे थे। पहले इंटरव्यू में 151 थे, दूसरे में 146 थे, जो कि अ बिलो एवरेज हैं, अच्छे मार्क्स नहीं हैं। तो इस दौरान मेरी जो समस्या रही इंटरव्यू में,
वो सबसे मेन थी कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग से संबंधित मेरी जो डोमेन नॉलेज है उसको चेक किया जाता था। और जो हम टेक्निकल पढ़ते हैं कॉलेज में उससे बिल्कुल अलग है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। ये बात मैं सभी इंजीनियर्स को कहना चाहता हूँ कि जो भी उन्होंने अपने बीटेक के दौरान पढ़ा है, उसको फिर से रिवाइज़ करें और साथ-साथ उसके जो सिविल एस्पेक्ट हैं, टेक्नोलॉजी के अलावा जो सिविल एस्पेक्ट हैं, उनको डिटेल में पढ़ कर जाएँ। क्योंकि वो आपके डोमेन नॉलेज को चेक करना चाहते हैं कि क्या आपने ऐसा तो नहीं कि आईआईटी जैसे अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पर फ्रॉड मारा हो। अगर आपने वहाँ फ्रॉड किया है, तो उसका मतलब है कि आप एज़ ए सिविल सर्वेंट भी एक अच्छा काम नहीं करेंगे। तो इसलिए मैंने अपनी डोमेन नॉलेज को सुधारा। एरोस्पेस पर मैंने अच्छे से अपनी कमांड विकसित करी, जिसके लिए मुझे कुछ कोचिंग संस्थानों ने भी मदद करी। मैंने डिटेल में गूगल पर सर्च करके इसरो की वेबसाइट से, डीआरडीओ सभी वेबसाइट से मैंने अपने नोट्स बनाए। और इसके अलावा जो दूसरी एक समस्या थी, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, उसको थोड़ा सुधारना होगा। प्रॉपर तरीके से बैठना, आई कॉन्टैक्ट करना, ऊँची आवाज़ में बोलना और इस तरह की जो बॉडी लैंग्वेज है, उस पर मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया, जिसके लिए मैंने जो मॉक इंटरव्यूज़ हैं, वो दिए थे कुछ कोचिंग्स में। इसके साथ-साथ मैं डेली मिरर के सामने प्रैक्टिस करता था। और अगर मैं अपने मॉक इंटरव्यूज़ की बात करूँ, तो मैंने दृष्टि, केएसजी और इसके दीक्षांत, वाजीराम एंड रेड्डी, इन सब कोचिंग्स में अपने मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। केएसजी में खासकर जो खान सर के साथ मेरा 1 टू 1 सेशन हुआ, वो बहुत अच्छा था। सर ने कॉन्फिडेंस बूस्ट किया मेरा, मेरी कमियाँ बताई और उनमें सुधार का तरीका भी बताया। इवन जो इस बार केएसजी में मॉक इंटरव्यू ले रहे थे, जो चेयरपर्सन थे, वो मेरी कॉलेज से ही थे। तो उन्होंने मुझे पर्सनली गाइड किया कि किस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक करना है। एक समस्या मेरे साथ थी कि क्वेश्चन आते ही तुरंत आंसर मैं देने लगता था। ये नहीं करना है। आपको थोड़ा-सा पॉज़ लेना है, थोड़ा सोचना है उसके बारे में, स्ट्रक्चर करना है आंसर को। फिर उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस के साथ उसे बोलना है। ये काम करने के लिए लगभग आपको 3 या 4 सेकंड का पॉज़ लेना होगा। 3-4 सेकंड में ये काम हो जाता है, इतना बड़ा टास्क भी नहीं है। और फिर ये 7 साल के संघर्ष के बाद आखिरकार वो 23 मई को वो दिन आया, जब रिज़ल्ट आया। मैंने चेक किया तो मतलब मैं लगभग सुन्न रह गया था। मुझे कुछ फ़ील ही नहीं हो रहा था कि क्या रिएक्शन किया जाए। हाथ-पैर काँप रहे थे। बहुत अच्छी मेरे दोस्तों को बहुत अच्छा लगा। फैमिली को जब मैंने बताया, वो भी खुशी में वो भी काफ़ी खुश हुए। इस जर्नी में जो मेरी कमियाँ रही थी, जिसकी वजह से मेरी जर्नी इतनी लंबी रही, उसका कारण है कि शुरुआती कुछ समय में उतनी सिंसियरिटी नहीं थी। अधिकांश स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि सिंसियरली अपने जो अटेम्प्ट्स हैं उनको नहीं देते। बाद में ये सिंसियरिटी आई। इसके साथ-साथ एक समस्या थी, शुरू में मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, बाद में मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया। तो उसके अलावा अपने नोट्स बनाए, लोगों के नोट्स नहीं होते। बार-बार सेम बुक्स को पढ़ते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर नोट्स हों तो जल्दी रिवाइज़ किया जा सकता है और जो थॉट्स हमारे मन में पहले आए थे, उन्हें हम भूल जाते हैं। तो इसलिए उनको नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है अपने नोट्स में। तो मैंने नोट्स बनाए। नोट्स में मैंने एक काम जो अलग से किया, वो ये था कि पूरे सिलेबस को लेकर अच्छे-अच्छे इंट्रोडक्शंस और कॉन्क्लूज़न्स इकट्ठा किए। तो मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपका ये टारगेट है, तो फ़ोकस्ड होकर इस पर अपनी तैयारी करें, अपनी गलतियों से सीखें और एनालाइज़ करें कि यूपीएससी का पैटर्न क्या हो रहा है और आपको उस हिसाब से कैसे अपनी तैयारी को ढालना है। नोट्स बनाएँ, मेहनत करें और दैट्स इट, ऑल द बेस्ट। अपनी बात ख़त्म करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जोश टॉक की यूपीएससी टीम की तरफ से आप सब एस्पिरेंट्स के लिए एक मैसेज है, तो उस मैसेज को ज़रूर देखें। हाय, मैं हूं डॉक्टर खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ केएसजी। मेरे बारे में जानने के बाद और मेरी कहानी सुनने के बाद जोश टॉक ने मुझे अप्रोच किया और उसके बैकड्रॉप में आज एक मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके लिए। जोश टॉक ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है, बट किसी वजह से फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से, जिसकी वजह से वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग और सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहां पर वो देश की सेवा कर सकें। मैं मानता हूं कि देश के हर युवा में एक
प्रतिभा है, जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी। आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि एक मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ और ये इंश्योर करूँगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है, उसको फाइनेंशियल इशू की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। और ये एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा अवसर है देश का, जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृत काल से, वी कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटीफुल इंडिया थ्रू दिस सर्विसेज। इसके बारे में जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स चाहिए वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।